जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के कंटेम्प्रेरीज कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं साउथ एशिया की कंटेम्प्रेरी को पढ़ने से पहले कि साउथ एशिया में बेसिकली कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो साउथ एशिया में जो मेनली कंट्रीज़ आती हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है। एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों के पास सिविलियंस एंड मिलिट्री रूल्स, दोनों ही कंट्री में सिविलियन एंड मिलिट्री रूल है। ठीक है। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है बट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। डेमोक्रेसी जो है भूटान और मालदीव्स में है। ठीक है। मतलब भूटान और मालदीव्स में डेमोक्रेसी है। अगर मिलिट्री और डेमोक्रेसी की बात करें पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी और मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर हम बात करें कि कैसे वहाँ पे वो रूल करती है, तो लेट्स सी। आयूब खान की जब सरकार थी तो इनको जनरल यहिया खान बांग्लादेश क्राइस के टाइम पे चेंज किया गया था। तो जो जुल्फ़िकर अली भुट्टो है 1971 टू 1977 तक उन्होंने रूल किया था। जुल्फ़िकर अली भुट्टो को रिमूव कर दिया था जनरल जियाउल हक ने 1977 में। जुल्फ़िकर अली भुट्टो का टाइम पीरियड था 1971 टू 1977 और इनके जो सक्सेसर रहे थे, मतलब इनको रिमूव किया गया था बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। जनरल जियाउल हक 1977 में जब बन गए थे नेक्स्ट मिनिस्टर, उसके बाद से प्रो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है पाकिस्तान में। ड्यूरिंग उस टाइम पे कौन सा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था पाकिस्तान में, 1982 ईयर था। ठीक है। 1982 साल चल रहा था। फिर 1988 में अगेन गवर्नमेंट जो है बनाई गई बेनाज़ीर भुट्टो के अंदर। फिर 1999 के अंदर आर्मी जो है वो दोबारा स्टेप्ड इन हुई और जनरल परवेज, मतलब दोबारा से आर्मी पावर में, और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उनको हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। और पीएम नवाज़ शरीफ को, मतलब जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उन्होंने पीएम नवाज़ शरीफ को हटा दिया था 1999 में। आर्मी की दोबारा से स्ट्रांग हो गई पाकिस्तान में आर्मी। तो उसमें जो मेन जो थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ सोल्जर। उन्होंने पीएम नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता पलट कर दिया था, मतलब खुद पावर में आ गए थे उनको धोखा देके। 2001 में मुशर्रफ, अब क्योंकि यहाँ पे मुशर्रफ को हटा दिया गया था, मुशर्रफ ने हटा दिया था नवाज शरीफ को, तो मुशर्रफ यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2001 में। जनरल परवेज मुशर्रफ पीएम नवाज शरीफ को हटाते हैं सत्ता पलट करके। तो 2001 में मुशर्रफ की सरकार बन जाती है एज अ प्रेसिडेंट। फिर 2008 से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो है वहाँ पे रूल कर रहे हैं। ठीक है। नाम का है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ नाम की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर वहाँ पे हैं, पर वहाँ पे तो एक मिलिट्री रूल ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ये है पूरा मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की, कैसे डेमोक्रेसी और मिलिट्री काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं इज़ बेसिकली द हेड ऑफ मिलिट्री। तो एक तरीके का मिलिट्री का ही इंसान चला रहा है, मिलिट्री वे में ही चला रहा है कंट्री को। पर डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम दिया गया है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का बस एक नाम दे दिया गया है। तो दिस इज़ अबाउट मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कि जनरल परवेज मुशर्रफ हु बिलोंग्स टू मिलिट्री आर्मी, तो डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी का। ठीक है। और क्लर्जी वॉर हुआ था इंडिया के साथ, तो उसमें भी मिलिट्री का ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पावर देखने को मिला था पाकिस्तान की तरफ से। तो वहाँ का मिलिट्री डोमिनेंस है, इसीलिए वहाँ पे डेमोक्रेसी फेल होती रही है। मिलिट्री ग्रुप जो है ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न ऑफ पाकिस्तान हैविंग फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत कम मतलब डिफरेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक रूल के लिए नहीं सपोर्ट करती। मिलिट्री रूल यहाँ पे चलता है और यहाँ पे मिलिट्री रूल को ही बढ़ावा दिया जाता है। ये भी कारण है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट कंट्री जो है बांग्लादेश, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब तब बांग्लादेश एज अ नेशन नहीं जाना जाता था, वो पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। बेसिकली जब पार्टीशन हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल को मिला के वेस्ट पंजाब इंडिया का उस टाइम पे जाना जाता था, और ईस्ट
बंगाल, उसको लेके पाकिस्तान बना, ठीक है। तो बाद में जब 1971 के टाइम पे अ, हुआ भी, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था, तब जाके बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बना था। वहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे, तो बांग्ला के जो लीडर थे वो जीत गए थे, जियाउल रहमान। तो फिर इन्होंने यू नो अपनी गवर्नमेंट को लाने के लिए बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल छेड़ दिया था। तब इंडिया की सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो हमने मदद की थी, और इस तरीके से 1971 में बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बन के आया, और जो पाकिस्तान का कभी पार्ट हुआ करता था वो 1971 में ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे अवामी लीग की सरकार बनाई, मतलब अवामी लीग पार्टी बनाई गई, ठीक है, जियाउर रहमान के ज़रिए। फिर जनरल यहिया खान जो थे ना, उनको इलेक्ट किया गया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों में विश्वास करता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। जैसे हम वी द पीपल ऑफ, हमारा प्रेम्बल कहता है इंडिया हैविंग सोलेमली दिस दैट। तो बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन पॉइंट है सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंट के बीच में, मतलब पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंट। फिर मुजीबुर रहमान को गोली से मार दिया गया। फिर मिलिट्री रूल आ गया दोबारा से, ज़ियाउर रहमान जो है उनके अंडर। फिर क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर कि उनको भी गोली से मार दिया गया। फिर दोबारा से मिलिट्री का टेक ओवर हो गया, दोबारा से मिलिट्री रूल आ गया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो है ना, उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को स्टेप डाउन करवाए 1990, मतलब मिलिट्री रूल को ख़त्म करने की मांग की। फिर इलेक्शन करवाए गए 1991 में, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू बेस्ड मल्टी पार्टी सिस्टम के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बांग्लादेश में यूज़ की गई वहाँ पे, और वहाँ पे बांग्लादेश में सरकार बनी थ्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये था कि हाउ, कैसे एज ए पहले बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, जो कभी 1947 से 71 तक पाकिस्तान का पार्ट था। फिर 1971 में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, अवामी लीग पार्टी फॉर्म होती है, जनरल यहिया खान पहले चुने जाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म को मानता है। 1971 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं बांग्लादेश के। फिर उसके बाद से मुजीबुर रहमान को चुना जाता है, उनको गोली मार दी जाती है। फिर उनके सक्सेसर जियाउर रहमान, उनको भी गोली मार दी जाती है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब फिर उसके बाद मिलिट्री रूल आ जाती है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो हैं वो मास प्रोटेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद से मिलिट्री रूल को 1990 में ख़त्म करने की मांग की जाती है। 1991 में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, जिसके बाद मल्टी पार्टी इलेक्शन होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, एंड देन वहाँ पे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी फॉर्म हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन बांग्लादेश। अगर यहीं पे हम नेपाल की मोनार्की और डेमोक्रेसी की बात करें, तो नेपाल में मोनार्की थी पहले, फिर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बताया था कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, बट इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो अगर बात करें डीप सेंस में, तो हिंदू किंगडम रहा है नेपाल, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो हिंदुज़म को फॉर्म करते हैं, इसलिए वहाँ पे हिंदू किंगडम ज़्यादा रहा है। फिर उसके बाद से जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, मतलब नेपाल मोनार्की थी, राजाओं का रूल था, किंगडम था ना पहले। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, फिर डेमोक्रेसी, मतलब नेपाल जो है सबसे। फिर 2002 में किंग ने पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों को डिमिनिश कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, और वहाँ पे लिमिटेड डेमोक्रेसी नेपाल में इस्टेब्लिश कर दी थी किंग ने, ठीक है। फिर इसके बाद से अप्रैल 2006 में कंट्री में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलाए गए। मोस्टली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही थे, मतलब वायलेंट नहीं हुआ था। और ये प्रोटेस्ट जो चला रही थी वो थी SPS-7 पार्टी अलायंस, जो कि नेपाल की पार्टी है। इसमें मोइस्ट भी साथ दे रहे थे और सोशल एक्टिविस्ट भी साथ दे रहे थे। फिर 2008 में नेपाल जो है फाइनली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की। कैसे, पहले मोनार्की को ख़त्म करके नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना कब, 2008 में। और 2015 में नेपाल ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। सो दिस इज़ हाउ नेपाल चेंजेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, and it became democratic republic in 2008 and adopted its constitution in 2015. It was all about the नेपाल हिस्ट्री। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी की बात करें, श्रीलंका में
सबको ही पता है, हम 9th-10th में पढ़ के आए कि देयर वाज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कल्चर के बेसिस पे करना, कॉन्फ्लिक्ट होना, झगड़े होना, प्रोटेस्ट करना, और वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हम जो उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि पहले किस फॉर्म में गवर्नमेंट थी और बाद में वो डेमोक्रेसी में कैसे शिफ्ट हुई, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो अगर हम ये चीज़ मेनली देखते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है, कैसे सक्सेसफुल रही है, दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री टू get an idea and make it supplemented in our constitution so that our country won't face any kind of problem and it goes with fluency, right? So this is a common thing that you must be noticing. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। 1948 में इंडिपेंडेंस से ही बना था, ठीक है, क्या श्रीलंका। सिन्हाला जो थे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी में थे। इसके अलावा सिन्हाला के अलावा एक तमिल थे। तो बेसिकली लड़ाई सिन्हाला और तमिल के बीच में ही चलती है, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज़ बिटवीन टू कम्युनिटी, दैट इज़ सिन्हाला विच इज़ जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है श्रीलंका में, ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, और दूसरे तमिल्स हैं जो कि माइनॉरिटी हैं, ठीक है। 1983 में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और LTTE जो आपस में लड़ रहे हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। फिर 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करती है क्या, श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट, और कुछ ट्रूप्स भेजती है ताकि वहाँ पे अपने रिलेशन सुधारे जा, स्टेबलाइज। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने कुछ सोल्जर्स भेजती है ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशन सुधारे जा सके। और श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। 1989 में IPKF आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो ट्रूप्स हम भेजते हैं इंडिया से अपने, वो बिना अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा मतलब जो हम करने की सोचते हैं सेटलमेंट, वो नहीं पूरा हो जाता और वो 1989 में वापस आ जाती है ट्रूप्स। कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी भले ही झगड़े हैं, श्रीलंका ने ना इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे साथ एग्रीमेंट किया और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब श्रीलंका हमारे साथ कोऑपरेट करता है, अनलाइक पाकिस्तान जो कि हमेशा ही वॉर करता है और हमारे साथ दंगे फसाद करते रहता है, और बस एक कश्मीर के चक्कर में, जो कि हमारा ही है इंडिया का और हमेशा इंडिया का ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी पैतरे आजमा ले। तो श्रीलंका ने फिर भी हमारे साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का ट्रीटी और यू कैन सेट एग्रीमेंट, वो मतलब हमेशा शांति से सुनता रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ये अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, भाई दुनिया में आई थिंक शायद ही कोई नहीं जानता होगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट शुड बी डिस्कस्ड, विच इज़ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कि आखिर क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो इंडस वाटर के लेके भी इंडिया पाकिस्तान में अक्सर झगड़े होते रहते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादातर क्लेम करता है कि दिस रिवर बिलोंग्स टू पाकिस्तानी रीजन, सो द मोस्ट ऑफ द वाटर शुड बी यूज्ड इन दैट कंट्री, whereas India also claim that द सेम दैट पाकिस्तान क्लेम की ज़्यादातर हमें भी पानी चाहिए। तो दोनों के बीच में इंडस वाटर को लेके भी झगड़े होते रहते हैं। 1998 की अगर बात करें तो इंडिया ने पोखरन जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे छगाई हिल्स पे एक टेस्ट किया था। फिर एग्रीमेंट किया गया था डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। ये जो जगह है रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक एक जगह है, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, इन दोनों के बीच में पोखरन जो टेस्ट किया गया था 1998 में। इंडिया और उसके नेबर, अब इंडिया उसके नेबर के साथ कैसे रिलेशन है। इंडिया जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर शेयर करता है, मतलब उनका पानी, ठीक है, और वाटर बेसिकली बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है। नेपाल और इंडिया के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है, बिना वीज़ा के इंडियंस जा सकते हैं, बिना वीज़ा के नेपाल के लोग इंडिया में आके बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब फ्री है और डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं, ठीक है। इंडिया जो है ये इंटरनल एंड एथनिक अफेयर ऑफ श्रीलंका में इंटरफेयर नहीं करता, मतलब उसने बंद कर दिया है। इंडिया श्रीलंका के इंटरनल अफेयर जो तमिल्स हमारे मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, तो तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में जो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें वो नहीं इंटरफेयर करता, ठीक है। सिंस 1987 गुड रिलेशन, अच्छे 1987 से अच्छे रिलेशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और FTA सुनामी ये सब में भी हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और ये अगर बात करें हम तो भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। गोरिल्ला और मिलिटेंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न
इंडिया के, वो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और टू हैव बिन हेल्पफुल टू इंडिया, जो कि बहुत, जो वहाँ पे भूटान के पास जो हमारे मिलिटेंट और गुरिल्लाज हैं, दे आर वेरी